हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस, जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे, वन शॉट पढ़ेंगे, पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम्स में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ लेना, सारी रिवीजन हो जाएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। सो वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स विद अभिनव बत्रा। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जल्दी से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी एक पॉइंट पे जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो किस तरह डिफाइन होता है कि कितनी मेहनत करता है, कितना वर्क डन होता है, कितना एफर्ट लगता है, कितना एनर्जी वो लगेगा, किस में, किस चीज के लिए एनर्जी लगेगी, किस चीज के लिए वर्क डन होगा। वो होगा किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, कोई इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन होगा। वर्क डन होगा किस में? एक कंडक्टर में, किसी पूरे सर्किट में, किसी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो वहां पर। ठीक है, वर्क डन होगा एक पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां लाने में इतना वर्क डन लगेगा कि वो चार्ज वहां से मूव कराना पड़े, वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में। वो किस तरह डिफाइन करा जा सकता है कि कितना वर्क डन लगेगा एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क डन लगेगा, कितना एनर्जी लगेगी, कितनी उसकी मेहनत लगेगी, वो होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं वी से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वर्क डन बाय चार्ज, कितना चार्ज मूव हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। वर्क डन होता है डब्ल्यू, चार्ज होता है क्यू, जो डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वो है वोल्ट, ऐसा यूनिट है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं किससे? वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं और वोल्ट मीटर की हाई रेजिस्टेंस होती है। अब रेजिस्टेंस क्या है, मेन सवाल तो ये आता है, बने रहिए, ये भी जरूर बताएंगे, और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी बताऊंगा। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में से कितने टाइम में, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर। एक कंडक्टर है, कोई वायर है, उसके अंदर से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है कि उस टाइम में, कितने टाइम में। तो करंट क्या होता है? क्यू बाय टी, चार्ज अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। एम्पियर ए से भी डिनोट करते हैं। करंट को मेजर कर सकते हैं एम मीटर से। एम मीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, एम मीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं। एम मीटर की लो रेजिस्टेंस होती है या होनी चाहिए, और वोल्ट मीटर की हाई रेजिस्टेंस। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अब बात आती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है? जनरली क्या होती है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल्स टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। यानी पॉजिटिव टर्मिनल से, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहां से जाएगी और नेगेटिव तक आएगी। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट होती है। अब जैसे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है इस साइड, और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट क्या दिखाया मैंने? चार्ज इधर दिखाया, तो ये दोनों एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होते हैं। ओम्स लो, ओम्स लो क्या कहते हैं? किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस से, या फिर वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी कंडक्टर के एंड्स के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, या फिर वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब दोनों प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट क्या है? आर। आर क्या है? रेजिस्टेंस। अब यहां से रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं वी बाय आई। आई इधर नीचे चला जाएगा तो आ जाएगा वी बाय आई। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। आई को लिख सकते हैं वी बाय आर। अब इससे क्या पता चलता है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, और करंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर v बढ़ेगा तो i भी बढ़ेगा, अगर v घटेगा तो i भी घटेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगा। इन दो पॉइंट से ये पता लगता है। अब बात आती है रेजिस्टेंस क्या है। मेन सबका प्रॉब्लम ना रेजिस्टेंस में रहती है, रेजिस्टेंस समझ नहीं आता। रेजिस्टेंस क्या होता है? अब सोच के देखो, रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करना, रेजिस्ट करना, रेजिस्ट का मतलब है रोकना, अपोज करना। वर्ड का यूज होता है अपोज करना। किसको अपोज कर रहे हैं, किसको रोका है? रेजिस्टेंस है, कंडक्टर क्या है, वो किस चीज को रोकेगा? वो करंट को फ्लो होने से रोकेगा, करंट को फ्लो होने से रेजिस्ट करेगा, रोकेगा। भाई मत आ, रुक जा, मैं नहीं आने दूंगा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं तुझे नहीं आने दूंगा, ये मेरी रेजिस्टेंस है कि मैं नहीं आने दूंगा तुझे। वो क्या है? रेजिस्टेंस। एक ऐसी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जिससे वो करंट को अपने अंदर से फ्लो नहीं करने देगा, उसको अपोज करेगा कि तू जा भाई, तू मत आ। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? लेंथ पर, थिकनेस पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर, और टेम्परेचर किसके? कंडक्टर्स के। वो भी बताएंगे कैसे। अब जो ग्राफ है वी और आई के बीच में, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, वो क्या है? लीनियर। जब ऐसा ग्राफ होता है तो लीनियर होता है। इसका मतलब क्या है? ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। गुड कंडक्टर, रेजिस्टर और इंसुलेटर। यहाँ पर गुड कंडक्टर और इंसुलेटर की बात करते हैं, रेजिस्टर की बात करनी हमें जरूरी नहीं है। गुड कंडक्टर क्या होता है? कोई ऐसा सब्सटेंस जिसकी रेजिस्टेंस कम हो। अब मैंने क्या बताया था? रेजिस्टेंस क्या है? कि जो रेजिस्ट करेगा, कि मत आ भाई, क्या बोला था? मत आ। तो कंडक्टर, अगर कंडक्टर है वो क्या करेगा? आने देगा, आने देगा तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। कंडक्टर क्या कहेगा? हाँ भाई करंट आ जाओ,
आओ मेरे अंदर से आओ, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होगी। और ऐसी चीजें जो अपने अंदर से करंट को नहीं आने देंगी, कहीं मैं नहीं आने दूंगा भाई, और नहीं आने दूंगा इसका मतलब क्या है, उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंसुलेटर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, इसलिए वो अपने अंदर से करंट को नहीं हिलाने देते, वो ज्यादा अपोज करते हैं। और कंडक्टर क्या करते हैं, उनकी रेजिस्टेंस कम है, तो वो क्या करेंगे, उसको आने देंगे। ठीक है, सिंपल बात। अब एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो करंट कितना ड्रॉ कर रहा है, 3.4 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है इतनी वोल्टेज लाइन से, इतनी वोल्टेज से यानी इतने पोटेंशियल डिफरेंस है। कह रहे हैं कितना करंट इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ करेगी जब उसको 110 वोल्ट सप्लाई लाइन से जोड़ देंगे। पहले इलेक्ट्रिक आयरन है, उसके अंदर करंट इतना फ्लो कर रहा है 3.4, और वोल्टेज सप्लाई लाइन इतनी, तो हम यहाँ से इसकी रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। रेजिस्टेंस क्या आएगा, V बाय आई, तो वोल्टेज 220 वोल्ट, करंट 3.4 एम्पियर, पुट करेंगे तो डिवाइड करने पर रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब बोला रेजिस्टेंस तो यही रहेगी, अब बोला करंट कितना ड्रॉ करेगी अगर उसकी वोल्टेज आधी कर दें, पहले 220 वोल्ट थी अब 110 कर दें, तो कोई बात नहीं जी, हमें फॉर्मूला क्या पता है, V इज इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू V बाय आर, तो V बाय आर में हम पुट कर देंगे हमारी V यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 110 हो गया, रेजिस्टेंस जो आई थी वो थी 64.7, डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा करंट। बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस को कौन कौन इफेक्ट करता है, अभी बताया था, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कितनी मोटाई है, कितनी उसकी थिकनेस होती है, नेचर ऑफ मटेरियल कैसा मटेरियल है, और टेम्परेचर कितना टेम्परेचर है उसका। लेंथ पे किस तरह डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उस पर डायरेक्टली था लेंथ पर, इस पे इनवर्सली, अगर एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, उल्टा चलता है। रेजिस्टेंस किसी वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर से, कैसे, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय एरिया, एरिया की वैल्यू क्या होती है 1 बाय पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1 बाय पाई आर स्क्वायर। मतलब क्या, रेजिस्टेंस है वो रेडियस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर रेडियस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब डायमीटर के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बात एक ही है। नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, अगर उसका नेचर सही है, मतलब नेचर पे डिपेंड करता है ना, या तो उसके अंदर से करंट फ्लो करने देगा या नहीं करने देगा, तो इस चीज पे बहुत ज्यादा बैठेगा, क्या वो कंडक्टर है या इंसुलेटर, उसी हिसाब से उसकी रेजिस्टेंस होगी। अब टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करता है, कि जो प्योर मेटल होते हैं उनकी रेजिस्टेंस बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, और घटती है टेम्परेचर घटाने पर। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है प्योर मेटल का, किसका, प्योर मेटल का, वो ज्यादा होती है जब टेम्परेचर को ज्यादा गर्मी देते हैं यानी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, और अगर हम उसको टेम्परेचर कम कर देते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कैसे होती है, देखो एक फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो यहाँ से हम रो निकाल देंगे, रो क्या आएगा, आर ए बाय एल, ये ए उधर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करी, आर ए और एल पर, रेजिस्टेंस पर, एरिया और लेंथ पर। अब जो ऊपर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो नीचे है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जहां रेजिस्टेंस डिपेंड करती थी लेंथ पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी एरिया पर, तो रेजिस्टेंस को लिखते थे हम आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो यहां से रो की वैल्यू आ जाएगी आर ए बाय एल, यानी आर रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, क्या होती है बेटा, ओम मीटर, याद रखना। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टिव सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस, वो किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सब्सटेंस पर और टेम्परेचर पर, यानी किस तरह का मटेरियल है, कैसा मटेरियल है, क्या उसका नेचर है और टेम्परेचर क्या है। रेजिस्टिविटी सिर्फ इन दो चीजों पर डिपेंड करती है। अब एक न्यूमेरिकल, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वायर है, उसको डबल कर दिया फोल्ड करके, एक 6 ओम रेजिस्टेंस वायर थी उसको डबल कर दिया फोल्ड करके, अब बताना नया रेजिस्टेंस कितना होगा। पहले जो रेजिस्टेंस था वो था 6, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है, रो एल बाय ए। अब क्या करा, उसको डबल कर दिया, क्या कर दिया, वायर को डबल कर दिया फोल्ड करके, वायर को डबल करके जब हम फोल्ड करेंगे बेटा, उसका एरिया पहले क्या था, पहले उसका एरिया ए था। अब सोच कर देखो, ये तुम्हारी एक वायर थी, अब मैंने क्या करा, इस वायर को मोड़ दिया, मोड़ने के बाद वो यहाँ ऐसे हो जाएगी, दोबारा यहाँ पर देखो, ये वायर थी पूरी, अब मैंने मोड़ दिया, मोड़ने के बाद ये क्या होगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगी। अब जो इसकी थिकनेस होगी वो क्या होगी, पहले वाली से डबल हो गई, यही बोला है, डबल कर दिया, डबल करने से रेजिस्टेंस, क्या बोला, एक 6 ओम रेजिस्टेंस वायर डबल कर दी फोल्ड करके, डबल करने से क्या होगा, उसका एरिया भी डबल हो जाएगा, तो पहले आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए था, अब एल बाय 2a हो जाएगा, सिंपल सी बात है, उसका एरिया डबल हो जाएगा। क्या लिखा है, यही लिखा है, वायर डबल, व्हेन वायर इज डबल अप बाय फोल्डिंग देन इट्स लेंथ विल बिकम हाफ। ठीक है, उसकी लेंथ तो आधी होगी, सिंपल सी बात है। अब वायर मेरी पूरी इतनी थी, अब मेरी वायर की लेंथ आधी दिख रही है, तो मैं एल क्या बन जाएगा नया, एल बाय 2, एरिया क्या बन जाएगा 2a, तो मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर रो एल बाय 2 इंटू 2a, तो ये बन जाएगा रो एल बाय ए इंटू 4, 4 नीचे आ गया। अब सोचो
मेरा जो आया वो क्या आया, R इज इक्वल टू रो L बाय 4A। बट मेरे रो L बाय A की वैल्यू तो क्या थी, ये तो पहले वाला R था, R1 कह दो, ये R2। तो R2 की वैल्यू क्या आ गई, R1 बाय 4। मतलब पहले वाले से रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1 बाय 4 होगी, और पहले रेजिस्टेंस थी वो कितनी थी, 6। तो अब वाली 6 बाय 4 दैट इज 1.5 ओम। देखो समझे, चीज समझो, तुम निकाल लोगे मुझे पता है। पहले जो रेजिस्टेंस दे रखी थी और बोला वो वायर ना डबल कर दी, फोल्ड करके, फोल्ड कर दी, फोल्ड करने से क्या होगा, उसका एरिया डबल हो जाएगा, मोटाई बढ़ जाएगी, पर उसकी लेंथ आधी हो जाएगी। तो एल को पुट करेंगे एल बाय 2, एरिया को पुट करेंगे 2A। उससे रेजिस्टेंस जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, पहले वाले के कंपैरेटिवली 1/4, और पहले वाला रेजिस्टेंस पुट करेंगे, नए वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा। सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। हम कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज करते हैं वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफर के लिए, ठीक है, ताकि वो इजीली ट्रांसफॉर्म हो पाए। क्यों, कॉपर और एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटीज बहुत कम है। कॉपर और एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी बहुत कम है। रेजिस्टिविटी जो अलोय की है वो काफी ज्यादा है किसके कंपैरेटिवली, प्योर मेटल की। यानी जो अलोय है, अलोय वो होता है जो दो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, मिक्सचर होता है, उसके कंपैरेटिवली जो रेजिस्टिविटी है उनकी ज्यादा है, और मेटल्स की, प्योर मेटल्स की कम है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है कि जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस के, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ये किसके बने होते हैं, अलोय के बने होते हैं, प्योर मेटल के नहीं बनाए जाते। क्यों, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी होती है ना जो, वो ज्यादा होती है, ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, मतलब रेजिस्टिविटी जिसकी ज्यादा है वो ज्यादा टाइम तक खराब नहीं होगा। रेजिस्टिविटी को यूं समझो, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा वो टेम्परेचर से ज्यादा बचा के रखेगा अपने आप को, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। और अलोय, अलोय के अंदर ना ऑक्सीडेशन नहीं होता, वो ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा तो वो ज्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट भी नहीं होगा। इसीलिए जब वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है वो खराब नहीं होते, जब वो रेड हॉट यानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो भी खराब नहीं होते, इसीलिए अलोय का बनता है। ठीक है, अलोय इसीलिए यूज होते हैं क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली ज्यादा टेम्परेचर में भी। अब नाइक्रोमिक अलोय है जिसको यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट्स के लिए। कौन कौन से का, मतलब बहुत सारे अलग अलग हीटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है और वो ऑक्सीडेशन नहीं करता, हाई टेम्परेचर पर भी मेल्ट नहीं होगा। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है वो मेल्ट नहीं होगा, खराब नहीं होगा जल्दी ज्यादा टेम्परेचर पर। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात आती है। एक रेजिस्टेंस को क्या बताता है, एक सीरीज में लगाया जाता है और एक पैरेलल में। सीरीज का मतलब क्या होता है, जब वो सारे ना अलग अलग इंडिविजुअली लगते हैं, इंडिविजुअली लगते हैं तो उसमें क्या होता है, जब सीरीज के केस में ना करंट जो होता है, करंट पूरे उसमें से पूरे सर्किट में सेम फ्लो करता है, ठीक है। और जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब तीन रेजिस्टेंस ले लिया, R1 R2 R3, इसको सीरीज में लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या अलग अलग है, V1 V2 V3, और करंट I है जो फ्लो कर रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है और टोटल करंट सेम रहता है पूरा रेजिस्टेंस में सर। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, V इज इक्वल टू आई आर हमारा फॉर्मूला था, तो हम क्या कहेंगे V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। तीनों को ऐड कर देंगे तो V1 V2 V3 की वैल्यू पुट करेंगे, I कॉमन आएगा और अंदर R1 R2 R3। अब V की वैल्यू लिखते होते हैं IR। अब देखो I यहाँ था, कट गया, क्या बचा, R की वैल्यू क्या आएगी, R1 R2 R3, यानी टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में वो क्या होता है, R1 R2 R3, तीनों रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं। अब पैरेलल के अंदर क्या होता है, देखो पैरेलल के अंदर क्या होता है कि सारे रेजिस्टेंस ना एक कॉमन सोर्स से जुड़ गए, यहां से और यहां से, यहां से जुड़ गया। अगर मेरी ये वाली वायर खराब हो जाती है तो उस वायर का पाथ ये रहेगा और ये रहेगा, मतलब सर्किट मेरा कंप्लीट होगा। सर्किट कंप्लीट होने से कोई भी चीज खराब नहीं होगा। अब इसमें हमने तीन रेजिस्टेंस लिए, अब इसमें फर्क क्या होगा कि करंट बदल जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग हो जाएगा हर रेजिस्टेंस का, हर रेजिस्टर का, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर अब करंट अलग अलग होगा, तो यहाँ पर करंट की बात करेंगे, I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 V बाई R2, I3 V बाई R3, तीनों करंट को ऐड करेंगे। यहाँ पर ओरिजिनल करंट V बाई R, V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3, तो 1 बाई RP। अब देखो यहाँ पर RP का मतलब क्या है कि वो पैरेलल के लिए, और RS का मतलब क्या होता है जब वो सीरीज में लगाते हैं। बस वो तरीका है समझने का। तो इसमें रेजिस्टेंस कैसे आएंगे, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, तीनों को ऐड करेंगे, यानी उनके रेसिप्रोकल्स का ऐड करेंगे, और जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगी वो भी आएगी 1 बाई R आएगी, R नहीं आएगी, 1 बाई R आएगी। अब पैरेलल सर्किट यूज करने का फायदा, पैरेलल सर्किट में क्या होता है, अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है किसी डिफेक्ट की वजह से, बाकी सब नॉर्मली चलते रहते हैं। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस का सबका अलग अलग स्विच होता है जिसको ऑन ऑफ करा जा सकता है। अगर मुझे गीजर ऑन करना है मुझे, और अगर वो सारे के सारे बटन एक से कनेक्टेड है, तो अगर मैं एक ऑन कर दूंगा तो उससे मेरा AC भी चल जाएगा, लाइट भी चल जाएगी, टीवी भी चल जाएगा, सब कुछ चल जाएगा। पैरेलल सर्किट का यही बेनिफिट है कि सबका अलग अलग बटन होता है। अब पैरेलल सर्किट में क्या होता है, हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को सेम वोल्टेज मिलती है, ठीक है, पैरेलल में सेम वोल्टेज मिलती है। डिसएडवांटेज सीरीज सर्किट में बता दिया, अगर एक खराब हो जाएगा तो सारे चलने बंद हो जाएंगे और सबका बटन भी
एक होगा तो सबको या तो सारे इकट्ठे ऑन होंगे या सारे इकट्ठे ऑफ होंगे, और हमारा बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आएगा क्योंकि हम मजबूरी में सारे अप्लायंसेस को चलाना पड़ेगा। अब सीरीज में क्या होता है कि सबको सेम वोल्टेज नहीं मिलती, डोंट गेट द सेम वोल्टेज, सबको सेम वोल्टेज नहीं मिलती, पावर सप्लाई से जो आ रही होती है सबको सेम वोल्टेज नहीं मिलती। और सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है सर्किट का वो बढ़ जाता है, जिससे करंट आता है वो कम हो जाता है, यानी पीछे जो करंट आ रहा है पावर सप्लाई से वो कम आएगा क्योंकि सारे के सारे इकट्ठे जुड़े होंगे। तो बस ये कुछ चीजें आती हैं। अब आता है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, कितना वर्क डन हो रहा है कितने टाइम में, कितना मेहनत हो रही है, कितनी पावर लग रही है, कितनी एनर्जी लग रही है, कितने टाइम में, वो होता है पावर। पावर की यूनिट होती है वॉट। कोई भी करंट की वजह से वर्क डन होता है जब वो फ्लो करता है टी टाइम के लिए, एक पोटेंशियल डिफरेंस वी से, तो हम कहते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी। अब इस वैल्यू डब्ल्यू की हम यहाँ पुट कर दे तो पी की वैल्यू क्या आएगी, पी की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी वी आई टी बाय टी, टाइम से टाइम जाएगा, पावर इज इक्वल टू वी आई बन जाएगा। अब वी की वैल्यू क्या होता है आई आर, तो आई आर इंटू आई, आई स्क्वायर आर, आई की जगह क्या पुट कर दो वी बाय आर, अगर मैं वी बाय आर पुट कर दूँ ये बनेगा वी इक्वल टू वी और आर, तो ये बनेगा वी स्क्वायर बाय आर, वो यहाँ बना हुआ है। मतलब उसको दूसरी टर्म्स में हम पुट करते जाएंगे तो कुछ ना कुछ आता जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, एक पावर रेटिंग ऑफ 100 वॉट्स ऑन द बल्ब मींस दैट इट विल कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 100 जूल्स पर सेकंड। अगर उसकी पावर रेटिंग है 100 वोट ऑन द बल्ब, 100 वोट का मतलब है कि हर एक सेकंड में वो 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। अब फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। पावर को लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, क्योंकि वर्क डन जो हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। सेम बात है, वर्क डन होना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी होना, वो एक ही बात होती है। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लिख सकते हैं पावर इंटू टाइम, पावर टाइम उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लिख सकते हैं पावर इंटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस में, उसको हम लिख सकते हैं, किसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं, पावर रेटिंग और टाइम का। कमर्शियल यूनिट की बात करते हैं, कमर्शियल यूनिट में क्या आता है कि किलोवाट, जो हमारा बिल आता है ना किलोवाट आवर में आता है। तो किलोवाट आवर को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा जब किसी अप्लायंस को हम, मतलब जिसकी 1 किलोवाट रेटिंग हो, उसको 1 घंटे तक यूज करें। क्या बोला, 1 किलोवाट आवर कितना एनर्जी कंज्यूम होती है जब किसी भी अप्लायंस को जिसकी रेटिंग 1 किलोवाट हो उसको यूज करें 1 घंटे के लिए। इसका मतलब क्या है, 1 किलोवाट आवर क्या होगा, 1000 वोट, 1 घंटे के लिए चलाएं, यानी 1000 वोट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होगा, 1000 जूल पर सेकंड। पावर की यूनिट होती है वॉट, और उसको लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, वो 1 घंटे के लिए। तो 1 किलोवाट आवर क्या होगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6। अब एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर रेटिंग है 350 वोट, 350 वोट उसकी पावर है, जिसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि किलोवाट में करते हैं, तो किलोवाट होगा 0.35, 1000 से डिवाइड कर देंगे। 10 घंटे के लिए चला तो टाइम कितना हो गया, 10 आवर्स अ डे। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। दिन में 10 घंटे चल रहा है तो महीने में कितना चलेगा, 10 इंटू 30 दैट इज 300 घंटे। हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी है और उसका रेट दे रखा है। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगा, पावर इंटू टाइम, ये हमारी पावर ये हमारा टाइम, 300 को 0.35 से मल्टीप्लाई करेगा 105 किलोवाट आवर। अब इसका रेट दे दिया, कितना दे दिया, 3.40 रुपीज़, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा 1 महीने में। हीटिंग इफेक्टिव करंट क्या करता है, जब किसी इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं किसी हाई रेजिस्टेंस वायर से, हाई रेजिस्टेंस वायर होती है नाइक्रोम, नाइक्रोम वायर हाई रेजिस्टेंस होती है, तो रेजिस्टेंस वायर होता है ना वो ज्यादा गर्म हो जाती है और उससे हीट निकलती है, इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी करंट की वजह से जो गर्मी पैदा हो, हीट हो जाए, बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, जो कि हमारे जनरली हर अप्लायंस में होता ही है। तो वर्क डन कैसे लिख सकते हैं, क्यू इंटू वी, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी होता है, तो क्यू की वैल्यू आई टी इंटू वी, तो वी आई टी यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पर वी आई टी बना, वी की वैल्यू आई आर, तो आई टी इंटू आई आर दैट इज आई स्क्वायर आर टी, तो डब्ल्यू की वैल्यू आई स्क्वायर आर टी। अब अज्यूम कर लो कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है वो सारा का सारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, पर कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट प्रोड्यूस, यानी वर्क डन की लिख देंगे हीट, तो एच की वैल्यू आई स्क्वायर आर टी, और इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इस पर क्वेश्चन आता होता है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, आई स्क्वायर आर टी। हीट प्रोड्यूस हो रही है किस पर डिपेंड करती है, स्क्वायर ऑफ करंट पे, और किस पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पर, वायर की रेजिस्टेंस पर और टाइम पर, टाइम कितनी देर के लिए वो चल रहा है। हमने बताया हीट कितनी प्रोड्यूस होगी जब 96,000 कूलम का चार्ज ट्रांसफर होगा 1 घंटे में, किसके थ्रू, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि जिसकी वैल्यू 50 वोल्ट। सबसे पहले आई की वैल्यू क्यू बाई टी, और क्यू वैल्यू क्यू क्या है यहाँ पर 96,000, टाइम क्या है यहाँ पर 1 घंटा, तो 96,000 बाय घंटे को हमने कर दिया सेकंड में, 60 इंटू 60, यहाँ से वैल्यूज कट करेंगे तो आई की वैल्यू आएगी 26.67। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा, आई स्क्वायर आर टी। सबसे पहले आई निकाला, रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, देखो रेजिस्टेंस होता है वी बाय आई, लगा दिया वी बाय आई, वी पुट कर दिया 50 और रेजिस्टेंस 26.67, जिससे रेजिस्टेंस आ गया 1.87। अब यहाँ पर आई स्क्वायर आर टी में पुट करेंगे, जूल से किलो जूल में करने के लिए 1000 से डिवाइड करते होते हैं, तो करने पे हमारा आंसर आ गया। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है हीटिंग इफेक्ट की, मतलब कहाँ यूज होता है, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है वो यूज होता है वर्किंग में,
किस वर्किंग में? इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस की वर्किंग में। इलेक्ट्रिकल आयरन, आयरन होता है हमारा प्रेस, इलेक्ट्रिकल केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, रूम हीटर, इन सब में वो चीज़ क्या होता है, फिलामेंट गर्म हो जाता है। वो गर्म हो जाता है, इससे हीट प्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूटिलाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिकल लैम्प में, ताकि लाइट प्रोड्यूस हो सके। टंगस्टन यूज होता है बल्ब के अंदर, फिलामेंट बल्ब होते हैं उनके अंदर ये होता है टंगस्टन, जो फिलामेंट ग्लो करता है वो बनता है टंगस्टन का। उसका बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसीलिए यूज होता है। वरना सोचो पीछे से करंट वोल्टेज बहुत ज्यादा आ रही है, अब वो मेल्ट हो गया तो बल्ब नहीं ग्लो होगा। तो इसीलिए टंगस्टन यूज होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 सेल्सियस, ताकि वो मेल्ट ना हो, ज्यादा से ज्यादा भी कितना ही हो जाए वो मेल्ट ना हो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज में। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? जब हमने घर पे देखा होगा एमसीबी लगी होती है, पहले यूज करते हैं फ्यूज, अब ये मॉडर्न फ्यूज हो गया एमसीबी। एमसीबी क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। वो क्या करता है कि पीछे से करंट इतना जा रहा है, वो सर्किट ब्रेक कर देता है। अगर वो सर्किट ब्रेक नहीं करेगा, वो सर्किट ब्रेक ना करने पर वो बहुत ज्यादा करंट पीछे से जो आएगा, बहुत ज्यादा वोल्टेज आएगी, वो हमारे घर के बाकी सारे अप्लायंसेस को खराब कर देगी। इसीलिए पहले लगते थे फ्यूज, जो फ्यूज लग गया फिर उसको निकाल देते, वो खराब हो जाता है, उसको नए उससे रिप्लेस कर देते थे। अब एमसीबी यूज करते हैं, एमसीबी डाउन हो जाएगी और उसको हम अप कर देंगे तो हमारा वापस से थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ये था हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट। आई होप आपको समझ आया होगा इलेक्ट्रिसिटी हमने क्या पढ़ा, कि आप एग्जाम्स में जब जाओ तो 1-2 घंटे के आपको पूरे के पूरे वो ना देखने पड़े, आप 15-20 मिनट में देखो और आपको सारा समझ आ जाए, आपकी सही रिवीजन हो जाए। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने क्या किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं पूरी की पूरी 10th के साइंस के सारे चैप्टर्स के लाने वाला हूँ। मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं, बस वीडियो बनाने बाकी है, और काफ़ी वीडियोस बन भी चुकी हैं, तो एक एक करके ये वीडियो भी हर दूसरे दिन आया करेंगी, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू ऑल।